हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, जो प्रश्न उत्तर है इसका जो उत्तर है, प्रश्न का जो ये उत्तर है मैंने चेक कर दिया है और जो भी गलतियां उनको मैंने रेड पेन से मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं और कुछ सजेशन भी दिया है। वो क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे अभी बाद में। पहले तो हम प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि प्रश्न पढ़ने के बाद मैं बार बार ये चीज़ को कहता हूँ कि हर अभ्यर्थी के मन में ये हिट हो जाना चाहिए कि कौन कौन से पक्ष बनने चाहिए। जब तक आप पक्ष नहीं बनाने में अभी तक सक्षम हो पाए हैं, तब तक आपके लिए एक बहुत बड़ी समझो चुनौती है मेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है कि उन कारकों पर चर्चा करें जो भ्रष्टाचार के बने रहने में योगदान करते हैं। भ्रष्टाचार सुशासन को कैसे कमज़ोर करता है और राष्ट्रों में आर्थिक विकास और वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है। तो पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो भ्रष्टाचार पर है। तो भ्रष्टाचार के बने रहने में कौन से कारक योगदान देते हैं, ये एक पक्ष तो आपके उत्तर में होगा ही होगा। और दूसरा, भ्रष्टाचार कैसे सुशासन को कमज़ोर करता है और राष्ट्र के आर्थिक विकास और वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के जो इसके निगेटिव इफ़ेक्ट सुशासन और आर्थिक विकास और वृद्धि के संदर्भ में है, उन पर बात करनी है। कुछ अभ्यर्थी मुझे ये कह रहे थे कि सर, कोई भी प्रश्न होता है तो प्रश्न में जब हम कोई भी प्रभाव बताते हैं, क्या उसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों पर बात करनी होती है। तो ध्यान दें, मैं एक नहीं कई बार बोल चुका हूँ कि आप कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कई सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप में एक समझ होगी। आप यहाँ भ्रष्टाचार के सकारात्मक प्रभाव कैसे बताएंगे, खुद से सोचिए ना। आप भ्रष्टाचार के यहाँ सिर्फ निगेटिव इफ़ेक्ट जो हैं वही बता सकते हैं। ये तो कोई भ्रष्टाचार अच्छी चीज़ तो है नहीं कि आप इसके पॉजिटिव जो परिणाम हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो इस बात को समझिए। और यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ही सरल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पक्ष बन रहे हैं और कोई एक ऐसा कथन है या स्टेटमेंट है कि अब उसमें सोचना है कि हमें कौन कौन से पक्ष लिखने हैं। सीधी सी बात है कि उन कारकों पर चर्चा करना है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और भ्रष्टाचार के क्या निगेटिव इम्पैक्ट सुशासन और राष्ट्र के आर्थिक विकास और वृद्धि के संदर्भ में उन पर बात करनी है। तो दो पक्ष तो प्रश्न ही कह रहा है कि दो पक्ष तो शामिल होंगे, लेकिन अब हमें ये करना है कि जब भी हम उत्तर लिखते हैं तो जो प्रश्न में पूछा गया सीधा वहाँ से तो शुरुआत करेंगे नहीं कि पहले ही पैराग्राफ में, मतलब यहाँ भूमिका में ही हम कारण बताने लगेंगे। हमारी एक प्रभावी और बेहतर उत्तर के लिए आपको पहले इंट्रोडक्शन या आपका जो भूमिका होती है उसको लिखना होता है। और भूमिका में यहाँ पर देखें तो पूरा प्रश्न भ्रष्टाचार पर ही टिका हुआ है। तो आप कोई भी इंडेक्स जो लेटेस्ट है, मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 या जो भी लेटेस्ट सूचकांक हैं उनको आधार बना करके आप भूमिका लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको सूचकांक नहीं याद आ रहा है तो आप भ्रष्टाचार की परिभाषा लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ पर इस अभ्यर्थी ने किया है कि सबसे पहले भ्रष्टाचार को परिभाषित कर दिया है, फिर उन कारकों पर चर्चा की है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर इन्होंने यहाँ पर निगेटिव जो इफ़ेक्ट हैं, नकारात्मक जो प्रभाव हैं सुशासन और राष्ट्र की वृद्धि और विकास के संदर्भ में, उन पर उन्होंने चर्चा की है। फिर भी कुछ गलतियाँ क्या हैं इनको हम समझते हैं पहले। ठीक है, देखिए भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका में है, भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग है। यह रिश्वतखोरी, गबन, धोखाधड़ी, जबरन वसूली और भाई भतीजावाद सहित कई रूप ले सकता है। देखिए, परिभाषा ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा सटीक और प्रभावी लिखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद व शक्ति का दुरुपयोग है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो भ्रष्टाचार की परिभाषा आप दे दीजिए। फिर इसके बाद देखिए, आपको सेकेंड पैराग्राफ में कारण बताने हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। अब यहाँ पर बच्चे ने पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार की मांग, जवाबदेही का अभाव, ऐसे करके कई सारे कारक को बता दिया है ऐसे फ्लो चार्ट में। ठीक है, अब नीचे बच्चे ने फिर से उसी चीज़ को दोहराया है, जैसे कि पारदर्शिता का अभाव, कानून का कमज़ोर होना। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कंटेंट रिपीट हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर इरिटेट होता है। आप यहाँ पर भी वही चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ पर भी लिख रहे हैं, तो इस डायग्राम का कहीं ना कहीं मतलब नहीं समझ में आया। तो आप तो ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि डायग्राम, इस तरह के फ्लो चार्ट हमें आवश्यकता कब होती है, जब हमारे पास कम समय हो, बहुत कम समय बचा हो, तो हम फ्लो चार्ट में फटाफट बता दे रहे हैं। दूसरा, यदि आप उत्तर में पैराग्राफ विश्लेषण को महत्व दे रहे हैं कि मान लीजिए सेकंड पैराग्राफ में आप विश्लेषण के साथ कोई चीज़ को समझा रहे हैं, तो आप ऊपर एक बार फ्लो चार्ट बना दिए छोटा सा फटाफट, कि एक बार एग्जामिनर ये समझ ले कि उसको समझने में दिक्कत ना हो। जब आपके पैराग्राफ को पढ़े जो आपने विश्लेषित करके समझाया है, आप वो एक बार जब नज़र डाल लेता हो ऊपर के आपकी इस फ्लो चार्ट पे, तो
समझ जाता है कि बच्चे ने इसी के इर्द गिर्द अंदर के कंटेंट लिखे हैं आगे। तो यहाँ पर जब आप बिंदुवार क्रम में चीज़ों को, जो आपने फ्लो चार्ट में बताया उसी को जब आप बिंदुवार क्रम में बता रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद लॉजिक लगा के रखिए, खुद से सोचिए कि आप इसी चीज़ को यहाँ भी बता रहे हैं, फिर यहाँ पे भी वही लिख रहे हैं, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है भाई, आप खुद से कुछ तो लॉजिक लगाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपर्स जो लिखते हैं, जो आंसर एक लिखते हैं, वो खुद लॉजिक लगाते हैं ना। आप बेलॉजिक की चीज़ें, कोई जिसका तर्क ही नहीं, कोई आधार ही नहीं है, उस हिसाब से उत्तर लिखेंगे तो ना आप शब्द सीमा का भी उल्लंघन होगा, आप लिख भी नहीं पाएंगे, समय भी पूरा हो जाएगा और उत्तर आपके अधूरे रह जाएंगे। तो थोड़ा खुद से ना लॉजिक लगाइए। तो यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, मैंने लिखा है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे इन्हीं कारकों को आपने समझाया है, वो भी बिंदुवार क्रम में समझाया है। यदि विश्लेषण के साथ समझाया होता, और यहाँ विश्लेषण की ज़रूरत भी नहीं इस उत्तर में, लेकिन यदि विश्लेषण वाले कोई उत्तर होते और आपने इस तरह से विश्लेषित करके समझाया होता चीज़ों को, तब बनाते मैं कुछ ना कहता। तो इन्होंने जो कारण बताए हैं ठीक है, अच्छे कारण हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो पढ़ देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रहा हूँ उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं दे दूँगा। तो यहाँ पर है जैसे कि कानून का कमज़ोर होना, अप्रभावी कानून प्रणालियाँ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन व्यक्तियों को भ्रष्ट गतिविधियों को रिपोर्ट करने से रोकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करें, एक मिनट रुकिए। और राष्ट्रों की वृद्धि और विकास को निम्नलिखित तरीकों से बाधित करता है। अब आप मतलब इतना लंबा हेडिंग डाल रहे हैं, चाहे तो नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, वो तरीका है जो कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा, बाकी का ठीक है। इन्होंने पहला लिखा है कि संसाधनों का गलत आवंटन होता है। तो जब भ्रष्टाचार होगा तो सीधी सी बात है, संसाधनों का गलत आवंटन होगा, निवेश प्रभावित होगा, जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ निवेश तो प्रभावित होगा ही, निवेश घटेगा, और निवेश घटेगा तो आपको पता ही कि कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। सार्वजनिक विश्वास को खत्म करता है, बुनियादी ढांचे के विकास में कमी करता है, असमानता और गरीबी को बढ़ावा देता है, नवाचार को रोकता है। तो ये सब क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, कई बच्चे क्या करते हैं कि सुशासन हेडिंग डाल करके सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव को अलग पैराग्राफ में, फिर जो राष्ट्रों की वृद्धि और विकास पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे उसको अलग पैराग्राफ में बताते हैं। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन ये भी तरीका सही है, एग्जामिनर को सब पता होता है। आपने यदि 6 पॉइंट आपने कहीं ना कहीं बताया, जैसे सार्वजनिक विश्वास को खत्म करता है, तो ये आप सुशासन के जो 8 सिद्धांत में पहला भागीदारी है उससे लिंक करके समझ सकते हैं। एक एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो समझ लेगा कि बच्चे ने दोनों को समझाने का प्रभाव किया है, कि दोनों पर क्या इम्पैक्ट भ्रष्टाचार के पड़ते हैं, उनको आपने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो सुशासन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा कम उसके पॉइंट हैं, ज़्यादा जो पॉइंट हैं ये सब ज़्यादा लिंक हो रहे हैं राष्ट्रों की वृद्धि और विकास को पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से। तो सुशासन के 1-2 पॉइंट और ऐड किए जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया है कि भ्रष्टाचार गोपनीयता की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो सुशासन के 8 सिद्धांतों में से एक पारदर्शिता का उल्लंघन है। तो इस तरह से आप 1-2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं सुशासन के। यहाँ पर मैंने बताया है कि पीडीएस और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान रहा वो 111वां रहा। तो ये कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने अब जब नेगेटिव इम्पैक्ट बता दिया तो अब आपका काम है कि निष्कर्ष जो दें ऐसा दें कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो। जो भी आप निष्कर्ष में लिखें ऐसा लिखें कि पढ़ने के बाद लगे कि आप भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने लिखा है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें संसाधनों को मजबूत करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, जवाबदेही को बढ़ावा देना और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो ये सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कुछ तो करना होगा ना। तो आपको ये बताना होगा कि डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना चाहिए। यदि डिजिटल अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा।
जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनमें जागरूकता आनी चाहिए कि ये संस्कृति ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल तकनीक से जुड़ना चाहिए। उमंग ऐप हो गया, आजकल तो बहुत सारे ऐसे सरकार इनिशिएटिव ले रही है, उनके प्रति लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो उत्तर होना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखे होंगे आप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।